साथियों नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा आज 23 मई है और आज करंट अफेयर्स का जो नया इशू आया हुआ है उन सभी पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए आज की जो पहली न्यूज़ है उनको हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा है। इस समय भारत में कुल 200 G20 की मीटिंग्स होनी है। उसके बाद से फाइनली देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे और फाइनली जाकर सितंबर में G20 की मीटिंग होगी। तो उस प्रयास को करते हुए आगे भारत में कई G20 की मीटिंग्स हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। उस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इस समय कश्मीर में सुरक्षा कारणों से दाचिगम नेशनल पार्क श्रीनगर में G20 प्रतिनिधियों की यात्रा को रद्द कर दिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय जो जम्मू कश्मीर में चल रही है टूरिज्म वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। ये 22 से लेके 24 मई तक चलने वाली बैठक है। टूरिज्म से रिलेटेड बैठक होने वाली है। इससे पहले 2 टूरिज्म की और मीटिंग G20 से रिलेटेड हो चुकी है। पहली जो मीटिंग थी G20 की टूरिज्म वाली पहली मीटिंग थी, वो हमारी मीटिंग हुई थी गुजरात में। दूसरी जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी सिलीगुड़ी मतलब वेस्ट बंगाल में हुई थी। यानी कि जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग थी वो गुजरात में हुई और दूसरी जो वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग थी वो सिलीगुड़ी में हुई। तीसरी जो वर्किंग टूरिज्म की तीसरी जो मीटिंग होने वाली है वो जम्मू कश्मीर में होने वाली है। उसमें भी बेसिकली कश्मीर में होने वाली है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए जैसा कि हम सभी जानते हैं, दाचिगम नेशनल पार्क जो है कश्मीर में है। कश्मीर में भी जबरवान रेंज जो है उसमें दाचिगम नेशनल पार्क है। जैसा कि हम जानते हैं, पीर पंजाल, धौराधार, लद्दाख जो श्रेणियां हैं उन सभी में पीर पंजाल में कश्मीर जो है हमारा वो लोकेटेड है, उसमें दाचिगम नेशनल पार्क है। हम सभी लोग इस बात से पूर्णतः परिचित हैं कि दाचिगम नेशनल पार्क कश्मीर में है और कश्मीरी हंगुल या हम इस तरह से कह सकते हैं स्टैग, कश्मीरी स्टैग के कारण स्टैग यहाँ का जानवर है जो इस नेशनल पार्क को अपना एक अलग आइडेंटिफाई देता है। कश्मीरी हंगुल या इसको हम कह सकते हैं कश्मीरी स्टैग। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसमें कश्मीरी हंगुल को इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। कश्मीरी हंगुल को इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि इस और दूसरी बात यह है, जम्मू कश्मीर का जो राष्ट्रीय पशु है वो भी कश्मीरी हंगुल है। और दाचिगम नेशनल पार्क को 1981 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। या जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी वो 22 से 24 मई तक चलने वाली है। हम सभी अभी जैसे कि हमने चर्चा किया कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग थी वो 3 मीटिंग अब तक हो चुकी है और खासकर टूरिज्म की जो मीटिंग है वो हमारे एग्जाम प्रॉस्पेक्टस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है। तो इसलिए एक बार मैं फिर से इस चीज़ को करता हूँ, जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की 3 मीटिंग हो चुकी है। पहली मीटिंग हुई थी गुजरात में, दूसरी मीटिंग हुई थी सिलीगुड़ी यानी कि वेस्ट बंगाल में, और तीसरा जम्मू कश्मीर में। ये टूरिज्म की जो तीनों मीटिंग है, G20 की जो तीनों मीटिंग है, ये तीनों मीटिंगों का पहले गुजरात में हुआ, दूसरा सिलीगुड़ी में हुआ, तीसरा जम्मू कश्मीर में हुआ। जब गुजरात में G20 की टूरिज्म वाली मीटिंग चल रही थी, उस समय पे कच्छ के रण में जितने भी प्रतिनिधि आए हुए थे उनको कच्छ के रण में ले जाकर योगा भी करवाया गया था। उसके बाद से जो धौलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वहां पे भी लोगों को ले जाकर दिखाया गया था। अब हम इसी पर्पस में आगे चलते हैं और दूसरी हमारी जो प्रमुख खबर ये है
कि इंडस एक्स सुर्खियों में है। इंडस एक्स जो है सुर्खियों में है। यह है क्या? तो भारत और यूएसए के बीच एक रक्षा साझेदारी है। जैसा साझेदारी का मतलब यहाँ पर यह है कि भारत और यूएसए मिलकर किसी भी प्रोजेक्ट में साथ मिलकर कार्य करेंगे और रक्षा उपकरणों को बनाने के, उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की दिशा में कार्य करेंगे और एक्सपोर्ट करने की दिशा में भारत का यह एक सराहनीय कदम होगा। अब यूएसए और भारत के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर टाइपिंग गलत हो गई है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, जिसमें दोनों देशों के बीच में क्या क्या उपाय अपनाए जाएंगे जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़े और सारे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्या कार्य होगा, उनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा। उसके बारे में जैसे भी खबर आती है उसके बारे में हम एक नया अपडेटेड वीडियो आपको देते रहेंगे। और यह भी है कि भारत के प्रधानमंत्री अगले महीने यानी कि जून में यूएसए के दौरे पर हैं, तो वहां पर इसको और सही से एलिब्रेट किया जाएगा, तो हम और भी जो जानकारी रहेगी उसको हम बताते हैं। लेकिन रक्षा उपकरणों को देखते हुए एक सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो आती है सिप्री की रिपोर्ट आती है। सिप्री की रिपोर्ट यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। तो पूरे विश्व में हथियारों का आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड ये एक डाटा होता है। तो इसमें पता चलता है, इसमें हम पता करते हैं। तो जैसे कि इस समय पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हथियारों को जो एक्सपोर्ट करने वाला देश है वो है यूएसए, और सबसे ज्यादा जो हथियारों का इंपोर्ट करने वाला देश है वो है भारत। एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करता है? सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएसए करता है, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन करता है? तो सबसे ज्यादा इंडिया इंपोर्ट करता है। ये जो रिपोर्ट है 2018 से लेकर 2022 तक के 4 वर्ष के कंक्लूजन के आधार पर यह रिपोर्ट बताई गई थी। अब इंडिया के बाद अगर दूसरा सबसे ज्यादा हथियारों का इंपोर्ट करने वाला देश है तो वो है सऊदी अरब। और इस चीज को और भी हम उस तरह से करें तो भारत अपना सबसे ज्यादा हथियार जो इंपोर्ट करता है 45% के अराउंड में सबसे ज्यादा हथियारों का जो इंपोर्ट करता है वो रसिया से करता है। तो ये इंडस इसीलिए साथियों सुर्खियों में है क्योंकि यह एक क्या है, भारत और यूएसए के बीच में एक रक्षा साझेदारी है, इसलिए ये आज सुर्खियों में है। अब जो अगला हमारा, जैसे कि हम जानते हैं कि 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व नहीं कह सकते यहाँ पर, जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को यूएन के द्वारा मनाया जाता है। यूएन रिकॉग्नाइज्ड ये डे है। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये मनाए जाने का प्रावधान रखा गया था, तब से ये 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस बार ARO के पेपर में जहां तक संभावना ये है कि ये क्वेश्चन आपको छपा हुआ मिले कि डाइवर्सिटी डे जो 22 मई को इस बार मनाया गया है उसकी थीम क्या है, तो इसको बहुत ध्यान से साथियों इसको ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ये इस वर्ष की थीम है। बायोडाइवर्सिटी डे पे जो इस बार की थीम है वो ये है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और चीजों पर अगर हम बात करें तो जैसे बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, बायो का मतलब जैव यानी कि जैव विविधता। किसी भी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा फ्लोरा और फौना यानी कि जीव जंतु वनस्पतियों की जितनी ज्यादा विविधता रहेगी वहां पर हम ये कहेंगे कि इस क्षेत्र की जैव विविधता बहुत ज्यादा है। अब दो शब्द होते हैं, एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और एक होता है बायोडाइवर्सिटी। पिछले कई बार यूपीपीसीएस में ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, इसको किसने प्रतिपादित किया, तो WG रोशन। ये 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी
शब्द की खोज, या हम कह सकते हैं सबको उसका प्रतिपादन या उस शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया, तो डब्ल्यू.जी. रोसन ने किया। और यदि पूछा जाए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इसको कौन, रेमंड एफ दासमैन। ये दोनों काफी अंतर है, इस पे है तो एक ही चीज, लेकिन उसको क्या किया गया है, कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, दोनों को बायो और डाइवर्सिटी को मिला के, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मिला के बायोडाइवर्सिटी कर दिया गया है। तो डब्ल्यू.जी. रोसन, ये बहुत ही ध्यान से याद रखे रहिएगा, ये जरूर मतलब यूपीपीसीएस का एक पेट क्वेश्चनों में से एक है कि इसका नाम किसने सबसे पहले वो किया था, तो डब्ल्यू.जी. रोसन ने किया था। अब हम अगली खबर की तरफ चलते हैं साथियों। अभी जो 2023 का पेपर हुआ है, कुछ दिन 14 मई को हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन था आईएनएस वागीर, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो ये क्या है, ये प्रोजेक्ट 75 के आधार पर अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको मैं दिखा दिया आपको कि मतलब वागीर जो है वो क्वेश्चन आया हुआ कैसे था। तो बागसीर जो छठी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है, उसको ट्रायल के लिए उतार दिया गया है बागसीर को। और ये जो 6 पनडुब्बियां हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जा रही हैं, उसमें से 5 का जो ट्रायल है उसको कंप्लीट कर लिया गया है और सभी भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक लास्ट बचा हुआ है वागसीर, उसको भी ट्रायल के लिए उतार दिया गया है। ये सारी 6 जो स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी हैं, इनको प्रोजेक्ट 75 के द्वारा मझगांव डाक लिमिटेड में बनाया जा रहा है। उसके बाद से नौसेना के द्वारा अलग अलग जगहों पर इसको भारतीय नौसेना अपने यूज में इन चीजों को ले रहा है। अब जो आईएनएस वागसीर है, आईएनएस वागसीर है, ये हिंद महासागर में एक पाई जाने वाली शिकारी सैंड फिश के नाम पर रखा गया है आईएनएस वागसीर। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इन सभी जो स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी हैं, इनका निर्माण कहां पे हो जा रहा है, मझगांव डाक लिमिटेड, जो कि कहां पर है, मुंबई में है, वहां पर इन सभी का निर्माण किया जा रहा है। और जो छठी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी वागसीर है, उसको ट्रायल के लिए उतार दिया गया है। ये 6 जो पनडुब्बियां हैं, इनका नाम क्या क्या है, इनको हम देख लेते हैं एक बार। तो इसमें सबसे पहली जो पनडुब्बी थी, ये क्रम में लिखा हुआ है, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, सॉरी यहाँ पे सुधार लीजिएगा, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस बागीर और आईएनएस, यहाँ पे देखिए, यहाँ तो सही लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, वागसीर है, यहाँ पे वागसीर है। तो अभी जो 14 मई को यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ था आईएनएस वागीर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसलिए इस चीज को हम ध्यान देंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है उस पर चलते हैं। अब पिछले 2-3 दिन पहले से अगर वर्ल्ड मीडिया का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसी न्यूज पर गया है, तो वो है ग्रुप ऑफ 7 मीटिंग, ग्रुप ऑफ 7 G7 की जो मीटिंग चल रही थी हिरोशिमा में, उस पर सबसे ज्यादा वर्ल्ड मीडिया का अटेंशन गया था। उस चीज को हम एक बार फिर से अपने को रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार जो G7 की मीटिंग हुई थी, वो हुई थी जापान में, जापान के भी हिरोशिमा शहर में। जैसा कि हम जानते हैं, जापान एक द्वीपीय देश है, कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, या हम कह सकते हैं कि एक आइलैंड कंट्री है, जिसमें होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु 4 द्वीप हैं। इन चारों द्वीपों से मिलकर ये हमारा जापान बना हुआ है। इस बार की जो मीटिंग थी वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी कि कहने का मतलब जियो पॉलिटिकल जो एक इन्वायरमेंट बन रहा है, वो रसिया यूक्रेन वार हो रहा है। दूसरा, नॉर्थ कोरिया जो है उसका साउथ कोरिया और जापान को धमकाने का वो चल रहा है। चाइना, साउथ चाइना सी में, इधर तिब्बत वाले रीजन में, यहाँ पर एक नई उस तरह से करके चल रहा है, उसकी जो एक्सपेंशन की पॉलिसी है वो एकदम बिल्कुल चल रहा है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए सिक्योरिटी के पर्पस से भी इस बार का G7 जो समिट हुआ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस बार के G7 समिट के में ही क्वाड की मीटिंग भी होने वाली थी, लेकिन उसको किसी कारणवश रद्द कर दिया गया, उसमें मीटिंग नहीं हो पाई। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं। तो G7, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे G7 है, G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन। इस बार जो मुख्य मुद्दा था वो मैंने बताया, साउथ कोरिया, चीन
और रूस से बढ़ती आक्रामकता। साउथ कोरिया यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया, चीन और रसिया की आक्रामकता, यानी कि जो नॉर्थ कोरिया है वो साउथ कोरिया पे, जापान पे अपनी धौंस जमाने की कोशिश करता है। चीन साउथ चाइना सी में, यहाँ पे लद्दाख वाले रीजन में, और ताइवान, इन सब जगहों पे अपना आक्रामकता दिखा रहा है। और रूस और यूक्रेन का जो वार चल रहा है वो विगत 1 वर्षों से चल ही रहा है, 1-1.5 वर्षों से चल ही रहा है, तो वो है। अब हम बात करते हैं G7 का जो गठन हुआ है, जो G7 का गठन हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे गठन है, गठन। तो G7 का जो गठन हुआ है 1975 के समय, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा था। उस समय एक दूसरे के टेरिटरी पे कब्जा करने के लिए इस तरह से युद्ध चल रहा था। तो फिलिस्तीन का साथ जो दे रहे थे उन प्रमुख देशों में सऊदी अरब कंट्री हो गए, इजिप्ट हो गया, ये सभी देश क्या है कि फिलिस्तीन के साथ थे। उसी समय इन सारे देशों ने मिलकर, अरब कंट्री, इजिप्ट, इन सभी देशों ने मिलकर आक्रमण किया था इजराइल पे। उस समय क्या हुआ, युद्ध चला और जो वेस्टर्न कंट्री है वो इजराइल का साथ दिए। जैसे इनके बारे में कहानी हम लोगों को पता है, या जो घटना घटी थी उनको हम लोगों को पता है, तो बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि उस समय इजराइल जो था कुछ टेरिटरी जो है इजिप्ट का कब्जा कर लिया, और उसके बाद से इन सभी उन सब चीज़ों को देखते हुए सऊदी अरब और सभी जो गल्फ कंट्री हैं ये सभी ऑयल पर बैन लगा दिए। तो उससे क्या हुआ, क्रूड ऑयल जो थी उसकी जो कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो इन सभी मंदी, आर्थिक तेल के ऑयल प्राइस जो बढ़ रहा था उससे, और आर्थिक मंदी, इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए 1975 में फ्रांस में 6 देशों के साथ मिलकर एक फोरम तैयार किया गया। और उस फोरम का पहले शुरू में G6, उसमें केवल 6 कंट्री थे, तो उस समय G7 का गठन किया गया था। अच्छा, G7 के बारे में कुछ और चीजें हम जान लेते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका कोई, जैसे यूएन का चार्टर होता है उस तरह से इसका कोई चार्टर नहीं है, यूएन की तरह इसका कोई चार्टर नहीं है। दूसरा, इसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, जैसे यूएन का सेक्रेटेरिएट होता है लेकिन इसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। अब हम इसमें सदस्य देशों के बारे में बात कर लें तो सदस्य देशों में फ्रांस हो गया, जापान हो गया, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और रसिया। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले जो फ्रांस में सबसे पहले 1975 में जो सबसे पहले मीटिंग हुई थी 1975 में, उसमें कुल ये 6 देश थे। उस समय हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का G6 था। उसके बाद से 1976 में इस ये जो हो गया G6 जो था वो G7 हो गया, इसमें कनाडा और आ गया। उसके बाद से 1998 में इसमें नई जो मेंबरशिप मिली वो मिली रसिया को, यानी कि G7 में अब जो G7 था वो G8 हो गया। कब से? 1998 से G8 हो गया। 2014 में यूक्रेन का एक पार्ट भी था क्रीमिया का अनेक्सेशन कर लिया रसिया ने। उसके बाद से G7 जो G8 था वो फिर से G7 हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रसिया था वो 1998 से 2014 तक G8 था, मतलब कि G7 का सदस्य था। उसके बाद से 2014 के बाद से इसकी सदस्यता विड्रॉल कर दी गई। अब ये हम अभी जैसे कि चर्चा भी की, अरब देशों द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद उत्पन्न मंदी से निपटने के लिए इसकी पहली बैठक हुई थी। इसकी मेजबानी कौन किया था? फ्रांस ने किया था। कहां पे हुआ था? 1975 में फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई थी फ्रांस में। अब उसके बाद से जो G7 के प्रमुख मुद्दे जो होते हैं, G7 के प्रमुख मुद्दों में क्या होता है? इकोनॉमिक पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, एनर्जी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होती है। इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके बाद से क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी
और एनर्जी। इस बार सिक्योरिटी पे काफी ज्यादा फोकस किया गया था, सिक्योरिटी वाले मुद्दे पर काफी ज्यादा हो गया। जब से G7 का प्रमुख मुद्दों में से एक रहा रसिया यूक्रेन वार। जब से यूक्रेन रसिया का वार चल रहा है तब से सबसे ज्यादा इन सब पे बात होती है तो सिक्योरिटी को लेकर होती है, तो G7 का ये मुद्दे होते हैं, इन पर चर्चा की जाती है। अब शिखर सम्मेलन जो इस बार का जो शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में हुआ, उसके क्यों हिरोशिमा में ही हुआ? जैसा कि हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार 1945, उस समय यूएसए के द्वारा परमाणु हमला किया गया था जापान पर। तो उसमें नागासाकी और हिरोशिमा दो जगहों, उनके दो शहरों पर परमाणु हमला किया गया था। तो उसमें से एक हिरोशिमा था। तो परमाणु बम से जो वहां की भयावह स्थिति थी, उन सभी चीजों से निपटकर पुनः अपने को एक नया प्लेस और टूरिज्म के दृष्टि से अपने को हिरोशिमा ने इतना ज्यादा डेवलप किया है, तो उन सभी चीजों का आकर्षण हिरोशिमा की तरफ हो कि कोई भी एक ऐसा शहर या कोई भी एक ऐसा शहर जो इतने परमाणु हथियार परमाणु बम को झेलने के बाद भी वो अपने को इतना ज्यादा इम्प्रूव किया, इतना ज्यादा वहां पर पर्यटन की सुविधाएं वो की। इन सभी चीजों को देखते हुए इस बार का जो G7 की मीटिंग थी उसको हिरोशिमा में रखा गया था। पर विनाशकारी से उबर कर एक स्वच्छ एवं आकर्षक शहर के रूप में अपने को प्रदर्शित करना G7 का एक था। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए, हिरोशिमा में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि टूरिज्म सेक्टर को बूम लाने के लिए वहां पर क्या बोलते हैं, इस बार हिरोशिमा को चयन किया गया था। विश्व शांति को प्रमोट करने के लिए, कि कहने का मतलब ये चीज है कि युद्ध से कुछ भी होने वाला नहीं है, केवल और केवल नाश ही होने वाला है, इससे विश्व शांति को खतरा है, युद्ध का कोई औचित्य नहीं है विश्व शांति के लिए। तो इन सभी को, विश्व शांति को प्रमोट करने के लिए भी इस बार हिरोशिमा में किया गया था जापान। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है एक इसमें है कि जो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, उनका होम टाउन भी क्या है, हिरोशिमा है। इस बार G7 के जो आमंत्रित देश हैं, G7 में हर बार पिछले 2-3 बार से ये देखा जा रहा है कि G7 में इंडिया को जरूर इनवाइट किया जाता है। तो G7 में जो इस बार आमंत्रित देश हैं वो है, इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाते हैं, तो इस जो बड़े कंट्री हैं खासकर उनको तो जरूर ध्यान से देखिएगा। तो जैसे जो आमंत्रित देश हैं इस बार जो इन्वाइट किए हुए कंट्री थे, उसमें से इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कोमोरोस है, कुक आइलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और साउथ कोरिया। कभी कभी थोड़ा सा इस पे ये बिल्कुल वो मत कीजिएगा, साउथ कोरिया G7 का मेंबर नहीं है। G7 में वही देश मेंबर थे जो टॉप इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के साथ साथ डेमोक्रेसी वाले कंट्री थे, उन्हीं को शुरू में G7 में मेंबरशिप, G7 क्या वही एक G7 के मेंबर कंट्री हैं। तो डेमोक्रेसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होनी चाहिए। अब हम ये कह सकते हैं कि मतलब जैसे चाइना के पास तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है, तो वो अलग चीज है। लेकिन G7 में वो जो 7 देश मैंने पीछे चर्चा की वो थे, और इस बार जो आमंत्रित देश थे उसमें से भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया, कोमोरोस हो गया, कुक आइलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया और साउथ कोरिया हो गया। ये सारे देशों को G7 के मीटिंग में इन्वाइट किया गया था। कल फिर से हम इसी समय पर मिलेंगे साथियों। अगर आपका कोई सुझाव है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर वो करें, हम उस पर वो ध्यान से देख के फिर से जो भी कल की नई अपडेट रहेंगी उनके साथ पुनः आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। धन्यवाद।